हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से पहला चैप्टर खत्म करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना दूसरा अध्याय। और दूसरा अध्याय क्या है? दूसरा अध्याय है हमारा बच्चों, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्या है दूसरा अध्याय? हम जो दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। यस, हम इस अध्याय की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं लैंगिक प्रजनन की, और वो भी कहां पे? पादपों में। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है, क्या पादपों में लैंगिक प्रजनन होता है, संभव है? क्या लैंगिक प्रजनन की क्रिया को करने के लिए पादपों के अंदर लिंग पाए जाते हैं? तो यहां से कहानी शुरू होती है इस अध्याय की, जहां पे हमने क्या बोला, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे बच्चों? सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि पादपों में लैंगिक जनन संभव है या नहीं है। पहला सवाल, कि क्या पादपों में लैंगिक जनन संभव है? क्या सीखा? पहला सवाल कि पादपों में क्या लैंगिक जनन संभव है? और जब इस सवाल का जवाब देखने जाते हैं तो जवाब मिलता है हां। इस सवाल का जवाब क्या मिलता है बच्चे? कि पादपों में लैंगिक जनन संभव है। अब जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो पिछले अध्याय में आपको सिखा चुका हूं कि जब हम लोग लैंगिक जनन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल क्या है दिमाग में, कि यार लैंगिक जनन करने के लिए जीवों के अंदर, चाहे जंतु हो या पादप हो, उनके अंदर कुछ विशिष्टताएं होनी चाहिए। वो विशेषताएं क्या हैं? कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो पितरों का समावेश होता है। यस और नो? यानी यहां पे जब हम देखते हैं तो हमने पहले पिछले चैप्टर में बात कर ली कि जब भी हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन को तो लैंगिक जनन हमेशा कैसा है? लैंगिक जनन है द्विपैतृक। लैंगिक जनन कैसा है? द्विपैतृक, मतलब दो पितृ चाहिए इसमें। यस और नो? जिसमें से हमने ये भी सीखा था, एक नर होता है और दूसरी होती है बेटा क्या? मादा। एक नर दूसरी मादा। तो क्या पादप में ऐसी चीजें हैं कि इसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग है? तो बच्चों, हमने जब लिखा संभव है तो दूसरा सवाल क्या उठता है? आपने कहा कि लैंगिक जनन संभव है। भाई साहब ये बताइए, पादपों में लैंगिक जनन कैसे होगा? यहां पे तो दो पितरों की आवश्यकता होती है। अगर आप कह रहे हैं संभव है, इसका मतलब कि यहां पे कुछ न कुछ, कोई ना कोई ऐसी संरचना है जहां पे ये दोनों दोनों ये उपस्थित हैं। यस और नो? और वो संरचना जब हम बात करते हैं संभव है, कैसे संभव है? तो संभव ऐसे है कि यहाँ पे जो पुष्प होते हैं, क्या होते हैं? पुष्प। ये पुष्प पादप के लैंगिक जननांग हैं। ये पुष्प क्या होते हैं? ये पादप के लैंगिक जननांग होते हैं। तो सबसे बढ़िया बात तो पहले ये सीखना पड़ता है कि पुष्प क्या है बच्चे? ये पुष्प जो हैं, ये पुष्प पादप के लैंगिक जननांग हैं, और पुष्प के अंदर ही नर व मादा ये दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं। चलो आपको सिखाता हूं, एक टिपिकल फ्लावर बनाते हैं, एक पुष्प बनाते हैं बच्चे। जब हम पुष्प का निर्माण कर रहे हैं, जब हम पुष्प बना रहे हैं तो पुष्प के अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं एक पुष्पासन। पुष्पासन, और ये वो चीज है जिससे ये पुष्प जुड़ा है किसी टहनी से, और इसके ऊपर सबसे बाहर पाया जाता है एक ग्रीन कलर का लीफी स्ट्रक्चर, पत्ती जैसा संरचना। और इसके अंदर पाया जाता है पुष्प का रंगीन भाग। सबसे बीच में है पुष्प का एक ऐसा भाग, एक ऐसी आकृति होती है जिसे हम मादा जननांग बोलते हैं, और इस मादा जननांग के ठीक बाद में यहां पे नर जननांग। समझिएगा बात क्या है।
इसके अलावा पुष्प में क्या पाया जाता है? इसके अलावा पुष्प के अंदर पाया जाता है एक उसका रंगीन हिस्सा जो पुष्प के अंदर सुंदरता लेके आता है, वो वाला कलरफुल पार्ट। मतलब एक पुष्प को जब हम देखते हैं तो उस पुष्प के अंदर हमें बेसिकली सामान्यतः मूलभूत पुष्प को देखें तो 4 संरचनाएं नजर आती है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सबसे ये हो गया पुष्पवृंत, ये क्या है? पुष्पवृंत। ये है पुष्प का बाह्य दल, ये इसका रंगीन हिस्सा, ये होता है दल, पुष्प का बाह्य दल। और ये जो संरचना है ना पुष्प की, ये कहलाती है पुंकेसर। ये क्या कहलाती है? पुंकेसर। और ये जो संरचना है इसे हम नाम देते हैं स्त्रीकेसर। ध्यान से देखेंगे, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, यानी एक सामान्य पुष्प में ये 4 मेन चीज होती है। 4 मतलब एक तो ये बाह्य दल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्रीकेसर। ध्यान से देखना, लिख रहा हूं मैं, ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। एक सामान्य पुष्प में मुख्यतया जब भी हम एक पुष्प को देखते हैं, एक नॉर्मल फ्लावर में मुख्यतया 4 पुष्पांग पाए जाते हैं। कितने? 4 पुष्पांग पाए जाते हैं। इन चारों पुष्पांगों को जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि जो 4 पुष्पांग है, मुख्यतः क्या लिखा हमने? सबसे बाहर लिखा हमने बाह्य दल। क्या था ये? बाह्य दल। कैसा बनाया था हमने इसको? पत्ती के जैसे थोड़ा सा हरा भरा, यस और नो? ऐसा। यह कली अवस्था में पुष्प कैसा होता है? जब कली की अवस्था में होता है, या कली अवस्था में पुष्पांगों की रक्षा करता है। ये क्या करता है? पुष्पांगों की रक्षा करता है तथा प्रकाश संश्लेषण करके कली को पुष्प बनने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। स्पष्ट है? दूसरा देखेंगे, दूसरा होता है दल। पहला क्या सीखा? बाह्य दल, दूसरा है दल। दल क्या होता है? दल पुष्प का रंगीन हिस्सा होता है, जिसकी वजह से फूलों में रंग आता है। वो कलर, वो रंग जो आता है पुष्पों के अंदर, वो रंग इन्हीं दलों के वजह से आता है। इसकी कहानी क्या है? पहली बात खत्म। यह पुष्प का रंगीन भाग होता है,
जो विभिन्न फूलों में अलग अलग रंग का होता है। कैसा होता है? अलग अलग कलर का है ना, अलग अलग रंग का होता है, तथा कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। हम साथ साथ सीखते चल रहे हैं कि इनके काम क्या है ना। आपके एनसीईआरटी में, आपके पुस्तक में, जो आपकी स्टेट बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इधर उधर लिखा है। हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो हमने 2 हिस्से यहाँ पे कर लिए बेटा। तीसरा हिस्सा, पुंकेसर, और चौथा हिस्सा स्त्रीकेसर। पुंकेसर जो है, जो हम लोग ऐसे बना रहे थे, और स्त्रीकेसर हमने ऐसे बना रखा है। यस और नो? ये पुष्प का, यहाँ पे बहुत फोकस करने की जरूरत है, पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है। ये क्या है? नर जननांग। और ये है मादा जननांग। स्त्रीकेसर क्या होती है? मादा जननांग। अच्छा, अब समझ में आया कि आपने क्यों बोला, अब समझ में आया कि आपने क्यों बोला ये बात कि पुष्प पादप के लैंगिक जनन की संरचनाएं हैं। क्योंकि अब क्लियर हो रहा है कि लैंगिक जनन करने के लिए जो नर व मादा की बात होती है वो यहाँ पे है। यस और नो? जो नर या मादा की बात होती है वो कहाँ पे हैं? यहाँ पे रखे हुए हैं। इसी वजह से हमने बात की और बोला कि पुष्पों का जो जननांग है वो यहाँ पे है। यस और नो? ये क्या हो गए? पुष्पीय जननांग, यानी पुष्प के ऊपर जननांग पाए जाते हैं। अब हमें कोई शंका नहीं है इसमें। यस और नो बच्चे? पुष्पों के ऊपर जननांग पाए जाते, अब हमें इसमें डाउट नहीं है। हम समझ गए सर, पुष्पों के अंदर जननांग है, नर जननांग है पुंकेसर, मादा जननांग है स्त्रीकेसर। अब हम समझ गए। स्पष्ट है बेटा ये बात? अब जब हम जननांग देख लिए तो हम, आपकी एनसीईआरटी में लिख रखा है कि, आपके बुक में लिख रखा है, जो भी आप बुक फॉलो करते हैं स्टेट बोर्ड वाले भी, कि वहां पे जो पुष्प बन रहा है पुष्प जननांग है। तो ऐसा नहीं कि पुष्प पहले ही बन जाता है, नहीं। पहले अध्याय में पढ़े थे कि किसी भी जीव के जीवन काल में 3 अवस्थाएं थी। एक किशोरावस्था, एक जनन की अवस्था, एक जीर्णा या वृद्धावस्था। यस और नो? जब भी कोई जाति प्रजाति हम देख रहे थे, जब वह अपनी किशोरावस्था को पार कर जाता है तब उसके अंदर जनन की अवस्था आती है, और जनन की अवस्था में उनके अंदर जननांगों का विकास शुरू हो जाता है। यस और नो? वैसे ही कहानी यहां पे भी है बच्चे। कहानी क्या है कि जब आप देखते हैं किसी भी पादप को, जब एक पादप, हम पूरी कहानी बताते हुए आपको, पहला स्टेज क्या है? किशोरावस्था। यस और नो? किशोरावस्था। ये कब की फेज है? पिछले अध्याय में पढ़ा चुका हूं। कब से? जन्म से लेके, पैदा होने से लेके प्रजनन अवस्था की शुरुआत यहां तक होगी। क्लियर बच्चे? इसको आप क्या बोल रहे हैं? किशोरा अवस्था बोल रहे हैं। यस और नो? इसे क्या बोल रहे हैं? किशोरावस्था। समझिएगा, इस अवस्था में पादप की वृद्धि होती है। इस अवस्था में क्या होती है? पादप की
क्या हो रहा है बच्चे इस फेज में? इस फेज में पादप की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है। बीज से निकला, अरे सीड से ही निकलेगा, बीज से बना पादप, वो पादप की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही है, उसकी आकार में वृद्धि हो रही है, शारीरिक संरचना उसकी बन रही है। जब वृद्धि होती है, वृद्धि एक निश्चित वृद्धि अवस्था के बाद, एक निश्चित वृद्धि अवस्था के पश्चात जब वह परिपक्व हो जाता है, जब वह परिपक्व हो जाता है, उसमें जननिक अवस्था के लिए, उसमें जननिक अवस्था शुरू करने हेतु हार्मोन स्राव प्रारंभ हो जाता है। उसमें क्या होने लगता है? जब बहुत ध्यान से देखने की बात है, जब वो वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, जब उसकी एक डेफिनिट ग्रोथ हो जाती है, जब उसकी वृद्धि की एक नियत स्थिति हो जाती है, तब उस पादप के अंदर कुछ रसायनों का स्राव होता है जो उसके अंदर जनन की अवस्था की शुरुआत करते हैं। बच्चों जरा इस बात को समझने की कोशिश करना। आप लोग जब पैदा हुए थे, छोटे से बच्चे थे आप, और आपके शरीर में उस समय ये कंडीशन नहीं थी कि आप रिप्रोडक्शन कर सको, यस और नो, आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं थे तब। वैसे ही पादप भी तब जनन के लिए मैच्योर नहीं होता पूरी तरीके से, पादपों के अंदर भी तब जनन की इतनी मैच्योर स्टेज नहीं होती। फिर क्या होता है? पहले उनके अंदर वृद्धि होती है, इनिशियली क्या होती है? उनके अंदर वृद्धि होती है, और एक नियत निश्चित वृद्धि के पश्चात जब उनका शरीर इतना परिपक्व हो जाता है, इतना मैच्योर हो जाता है कि वो वृद्धि के बाद अब जनन अवस्था में जा सकते हैं, तो जनन अवस्था में जाने के पहले ही, देखो किशोरावस्था में ही लिखा है, जनन अवस्था में जाने के पहले ही, किशोरावस्था में ही यहां पे कुछ रसायनों का, कुछ हार्मोन्स का स्रावण शुरू हो जाता है। स्पष्ट है? अब यहां पे देखिए, आपको एक और बहुत अच्छी सी बात सिखानी है कि जो पुष्प हैं वो पुष्प क्या होते हैं। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है आपसे, पुष्प क्या है ना? सीखिएगा। हार्मोन स्रावण होना शुरू हुआ, हार्मोन का नाम आपकी पुस्तक में लिखा नहीं है, आपकी पुस्तक में बस लिखा है हार्मोन का स्राव शुरू हो जाता है। हार्मोन का नाम है बेटा फ्लोरिजन हार्मोन। देखो कितना बढ़िया नाम है, फ्लोरिजन। अगर इंग्लिश में लिखूं ना तो ऐसे लिखूंगा, फ्लोरिजन, जिसमें फ्लोरी का मतलब हो रहा है फ्लावर और जेन का मतलब होता है जेनरेटर। मतलब ये वो वाला हार्मोन है, ये वो रसायन है जो क्या कर रहा है? जो पुष्प को पैदा कर रहा है। अब पुष्प पैदा कैसे होता है? आप लोगों को पिछले अध्याय में सिखा चुका हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं कि पुष्प जो है वो बनता है तने के रूपांतरण से। ये है एक तना, ये क्या है? एक तना है, और तने की पहचान होती है कि तने के ऊपर यहां पे पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। इसको बोलते हैं आप लोग पर्व संधि। ध्यान से समझेंगे, पर्व संधि। और दो पर्व संधियों के बीच की जो जगह है, ये जो जगह है, इसे हम बोलते हैं पर्व। तो पर्व और पर्व संधि तने की पहचान है। जैसे ही ये फ्लोरिजन हार्मोन इसके ऊपर काम करना शुरू करता है,
जैसे ही ये फ्लोरिजन हार्मोन, मतलब जब उसकी किशोरावस्था एक निश्चित वृद्धि उसके अंदर हो गई, उसके अंदर फ्लोरिजन हार्मोन निकला, वो हार्मोन तने के ऊपर काम करना शुरू कर देता है और इसके ऊपर काम करने से तने का रूपांतरण होता है। क्या होता है? क्या हो जाता है? तने का रूपांतरण। और तने का रूपांतरण कैसे होता है ये भी बताता हूं। तने के रूपांतरण में दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज, पर्व की लंबाई घट रही है। जो पर्व हैं, ये पर्व, इनकी लंबाई घट रही है। और दूसरी चीज, जब ये लंबाई घट रही है तो पर्व संधियों का संघनन हो रहा है। अपने आप ही हो जाएगा, यस और नो, समझना। पर्व संधियों का क्या हो जाता है? संघनन। ये दो चीजें आपको यहां पे होती दिखेगी। तने का रूपांतरण, रूपांतरण में क्या हो रहा है? एक तो पर्व की लंबाई कम हो रही है, दूसरा पर्व संधियों का संघनन हो रहा है। तो इसकी वजह से जो आप ये संरचना देख रहे हैं, ये अब ऐसी ना दिख के आपको ऐसी दिखनी शुरू हो जाती है। ये, और ये संघनित संरचना है। ये क्या है? ये संघनित संरचना है, जो संघनन हो गया है। यहां पे पर्व की लंबाई, अब समझो कोई चीज लंबी सी है, जब उसको दबाओगे, जब वो छोटी होगी तो वो साइड से तो फैलेगी, इस वजह से ये क्या हो जाता है? फैल जाता है। और ये जो फैला हुआ हिस्सा दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, ऐसा। यहां पे कुछ और नहीं है, यहां पे क्या है? ये पर्व और पर्व संधियां ही हैं। लेकिन इस हिस्से में फ्लोरिजन हार्मोन ने काम किया, तो यहां पे जो पर्व की लंबाई है वो घट गई है और पर्व संधियां संघनित हो गई हैं। क्लियर बच्चे? और इस जगह पे पाए जाते हैं कुछ विभज्योतक। यहाँ पे कुछ कोशिकाएं होती हैं, विभज्योतक बोलते हैं। और ये पूरी संरचना कुछ समय के बाद, यहाँ पे ध्यान देना, जो इसकी आखिरी पर्व संधि है, यहाँ से कुछ संरचना बनती है और ये इसको ऐसे घेर लेती है। जो लास्ट वाली पर्व संधि है ना, यहाँ पे, यहाँ से कुछ संरचना बनी जिसने इसको घेर लिया, हमने इसको बना भी दिया। कुछ ऐसी सी संरचना, हम इसे कली बोलते हैं। अच्छा, अब समझ में आया? अब समझ में आया कि पहले तना था, तने के अंदर रूपांतरण हुआ, रूपांतरण में क्या हुआ? सीख गए। रूपांतरण के पश्चात तने के अंदर, रूपांतरण के पश्चात वहां पे कली या कलिका बनी। और इस कली का ये जो सबसे बाहर का हिस्सा देख रहे हैं, जो हरे रंग का है, वो कुछ और नहीं है। जो हरे रंग का है वो कुछ और नहीं है, ये है बाह्य दल। वो क्या है? बाह्य दल। काम क्या है बाह्य दल का? अब काम भी देख लेते हैं फटाफट। ये क्या कर रही है? एक तो पुष्पांगों की रक्षा कर रही है और प्रकाश संश्लेषण करके कली को पुष्प बनने में सहायता प्रदान करती है। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन भी बना रहा है और इसके हेल्प से यहाँ पे जो कली है, इसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है फ्लोरल प्रिमोर्डियम। आपकी बुक में क्या लिखा है? फ्लोरल प्रिमोर्डियम। कलिका के विभज्योतक पाए जाते हैं। कली विभज्योतक लिख ही देता हूं मैं। यहां पे क्या होते हैं? कली या कलिका विभज्योतक पाए जाते हैं। और ये जो विभज्योतक हैं, इनके अंदर विभाजन होना शुरू होता है फिर से। और ये कली कुछ समय के पश्चात, जब ये खाना पानी खा के मजबूत हो जाती हैं, इनके विभज्योतक में डिवीजन होता है, तो जो ये जो पर्व संधियां हैं, इन पर्व संधियों पे देखो, तने के अंदर कभी कुछ भी बनेगा वो पर्व संधि पे ही बनेगा। यदि दिमाग में सेट कर लेना, तने के ऊपर कभी भी कुछ भी संरचना बनेगी वो पर्व संधि पे बनेगी। आप लोगों ने 11th में आकारकी वाले अध्याय में मॉर्फोलॉजी में सीखा होगा कि हमेशा नोड से, गांठ से या पर्व संधि से ही कोई संरचना बनती है। यस और नो? तो यहां पे भी इनके जो आपने पर्व संधियां बना रखी हैं, विभिन्न पर्व संधियों से अब बना रहा हूं, ध्यान से देखना कि हुआ क्या। ये जो तना है, ये तना अभी भी ऐसे ही है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा फूला हुआ। यहाँ पे आपने विभिन्न पर्व संधियां बना दी।
ये ले लो। ये जो फूला हुआ हिस्सा है इसमें से सबसे बाहर वाले से क्या निकला था? सबसे बाहर वाले से वो हमारा बाह्यदल निकला हुआ है। यस और नो? अंदर वाले से क्या निकला हुआ है? अंदर वाले से दल निकला हुआ है। उसके ठीक अंदर वाले से क्या निकला हुआ है? यहां से निकला हुआ है हमारे पुंकेसर। समझ रहे हैं? सभी इसी पर्व संधियों से निकल रहे हैं। और सबसे बीच वाले हिस्से से, जो सबसे बीच वाली पर्व है हमारी, यहां से विकसित हो जाती है इस पुष्प की मादा संरचना। तो पुष्प कैसे बना? पुष्प कैसे बना? हार्मोन का श्रावण हुआ। हार्मोन श्रावण से फ्लोरिजन हार्मोन ने तने को रूपांतरित किया। तने के रूपांतरण से एक पुष्प का निर्माण हो गया। क्लियर है बच्चे? क्या हो गया? एक पुष्प का निर्माण हो जाता है, जिसमें ये पुष्पवृंत हो गया, ये पुष्पासन हो गए, ये बाकी सारी संरचनाएं जो हमने पढ़ा है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो पादप के अंदर पुष्प बन रहा है, पुष्प और कुछ नहीं है, पुष्प एक रूपांतरित तना है। बोल सकते बेटा? पुष्प क्या है? एक रूपांतरित तना है। अब तो दिखा दिया मैंने, तने के अंदर रूपांतरण से ही तो पुष्प बना है। यस और नो? पुष्प एक रूपांतरित तना है। पुष्प का निर्माण तने पर हार्मोन स्राव के वजह से, हार्मोन स्राव के कारण होता है। जब हार्मोन स्राव के कारण होता है तो ये हार्मोन कब स्रावित होते हैं? जब पुष्प की एक निश्चित वृद्धि हो जाती है, तब इसके अंदर क्या होते हैं? हार्मोन का स्रावण शुरू हो जाता है और हार्मोन स्राव से पुष्प का निर्माण हो गया। स्पष्ट है ये बात भी? अब समझिए, बहुत ज्यादा जरूरी, कुछ पादपों में पुष्प संरचना में, कुछ पादपों में जब पुष्प रचना को देखते हैं, पुष्प रचना में दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। दोनों जननांग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। मतलब स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। ऐसे पुष्प उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। यहां पे क्या ध्यान देना है? जहां पे दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है कि उभयलिंगी क्या होगा। यस और नो? जबकि कुछ पादपों में केवल नर अथवा मादा में से कोई एक जननांग ही क्या हो रहा है? कोई एक जननांग ही पाया जाता है। कोई एक ही स्ट्रक्चर है। ऐसे पुष्प
जननांगों के आधार पर नर पुष्प अथवा मादा पुष्प कामा, यहां पे क्या था, उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं, ये एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। मतलब अगर नर है तो नर पुष्प है, मादा है तो मादा पुष्प है, लेकिन इस पे एक ही संरचना है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं बच्चे, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एक लिंगी पुष्प। पुष्प दो प्रकार के लिंगों के आधार पे, यस और नो। ये पुष्प उभयलिंगी भी हो सकते हैं और केवल नर अथवा मादा में से कोई एक होगा। नर होगा तो नर पुष्प, मादा होगी तो मादा पुष्प। ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे पुष्पों को, एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। क्लियर है बच्चे। तो ये हो गया हमारे पुष्प की संरचना के बारे में। ये क्या हो गया हमारे पुष्पों के संरचना के बारे में कि कहाँ पे पुष्प कैसे बना, पुष्प जननांग है तो पुष्प के अंदर जनन अंग कौन कौन से हैं, ये सारी कहानी हमने यहाँ पे सीख लिया। ये करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं एक एक जननांग के बारे में पढ़ने के लिए, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं फिलहाल सबसे पहले नर जननांग। पुष्प का नर जननांग जो क्या है, पुंकेसर। जब भी आप पुंकेसर को देखते हैं, जब भी आप किसको देखते हैं, पुंकेसर को, तो पुंकेसर ना बच्चे आपको ऐसा दिखाई देता है कि ये इस तरीके से। पुंकेसर क्या है समझिए, पुंकेसर नर जननांग है। पहला नर जननांग जो पुष्पासन पर आधार से जुड़ा होता है। यहां पे ये इसका क्या है, आधार है, इससे जुड़ा होता है पुष्पासन पे। ये हो जाता है जब इसकी संरचना देखते हैं तो एक पतला सा फिलामेंट तंतु-लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ऊपर एक फूला सा भाग दिखता है जिसे हम लोग बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। तो क्या बोल रहे हैं, नर जननांग पुष्पासन पे आधार से जुड़ा है, यस और नो। पुष्पासन पे क्या है, ये किससे जुड़ा हुआ है, आधार से जुड़ा हुआ है। स्पष्ट है। देखिए कभी 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 ये आधार अपने पास के, कभी कभी ये आधार अपने पास के दल पुंज से भी जुड़ जाते हैं। मतलब जो इसके पास है ना वो दल पुंज, दल से भी क्या कर जाते हैं, कभी कभी ये जुड़ जाते हैं। इतनी ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात इस अध्याय के लिए नहीं लेकिन लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट बात इसलिए बता दिया। यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं, इस चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, बट ठीक है लिख दिया मैंने। देखिए पुंकेसर मुख्यतया दो भागों का बना होता है, दो भागों से बना होता है।
जब पुंकेसर को देखते हैं तो इसके अंदर कितने भाग दिखाई देते हैं? मुख्यतया 2 भाग दिखाई देते हैं। पहला तंतु। तंतु क्या है? पुंकेसर का लंबा पतला कोमल भाग जो इसे पुष्प के ऊपरी भाग तक उठाए रखता है। ये क्या कर रहा है? इसको ऊपरी भाग तक, पुष्प के ऊपर तक ये इसको उठा रहा है। उसे क्या बोल दिया आपने? तंतु बोल दिया। तंतु, परागकोश, देखो परागकोश व आधार के बीच की संरचना है। क्या है ये? आधार के बीच की संरचना है यहां पे। क्लियर, स्पष्ट? देखें दूसरा है परागकोश। परागकोश पुष्प की या पुंकेसर की वह संरचना है, परागकोश पुंकेसर की वह संरचना है जहां पराग कणों का निर्माण होता है। जहां पराग कणों का निर्माण होता है। अब फिर हम आएंगे थोड़ी सी पीछे की तरफ। हमने सीखा था लैंगिक जनन द्विपैतृक होता है। यस और नो? द्विपैतृक मतलब एक नर जननांग, एक मादा जननांग। नर जननांग देख लिया। नर जननांग का काम क्या है? नर जननांग नर युग्मक बनाएंगे। ये क्या बनाते हैं? नर युग्मक। मादा जननांग के अंदर क्या बनेंगे? मादा युग्मक। और इन दोनों युग्मकों का क्या हो जाता है? संलयन होने से यहां पे युग्मनज बन जाता है। जाइगोट बोलते हैं जिसे। क्या बन जाता है बच्चे? युग्मनज बन जाता है। अब यहां पे देखो साफ साफ, आपको नर के अंदर नर युग्मक बनाना है। यहां से आपने जो संरचना बनाया ना बच्चे, ये जो संरचना आपने बनाया, जो पराग कण है, पराग कण ही ये पराग कण ही भविष्य में नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। यही क्या कर रहे हैं बच्चे? नर युग्मक बना रहे हैं। क्लियर है? यानी नर युग्मक मतलब पराग कण कहां बना है? पराग कण बना है यहां पे। समझेंगे कि क्या हो रहा है कहानी। सबसे पहले अब इसकी डिटेलिंग हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, बट अभी हम लोगों ने क्या सीखा? अभी हम लोगों ने सीखा कि हमारे पास है परागकोश। ठीक है? परागकोश के अंदर कुछ संरचना है। परागकोश के अंदर है परागकण, और परागकण के अंदर बनेगा नर युग्मक। ये क्या बनाएगा? नर युग्मक। यानी हमें समझ में आ गया, जहां पे युग्मक बनेगा वही जननांग कहलाएगा।
नर युग्मक बनेगा तो नर जननांग, मादा युग्मक बनेगा तो मादा जननांग। इसीलिए पराग कोश के अंदर पराग कण बनेगा, पराग कण से नर युग्मक बनेगा, इसीलिए पुंकेसर को हम लोग क्या बोलते हैं, नर जननांग। अब इसके अंदर पराग कण का निर्माण कैसे होगा, क्या क्रियाएं होंगी, ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तो हमारा ये पहला लेक्चर था जो बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि आप ये चीज समझ पाए कि पुष्पों में लैंगिक जनन की बात हम कैसे कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लिखती है, क्योंकि जनरली जो राजस्थान बोर्ड है उसमें एनसीईआरटी ही फॉलो की जाती है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो पुष्प हैं, पुष्पों के जब जननांग की बात आप करते हैं तो जो उच्च पादप है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने कौन सा पादप पढ़ना शुरू किया है, हम लोगों ने पादप पढ़ना ही शुरू किया है पुष्पीय पादप, है ना। आप लोगों को एक छोटी सी बात और बता ही देता हूं कि जब हम लोग पादप जगत, थोड़ा सा 11th का हिस्सा है, जब हम लोग पादप जगत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, पादप जगत की। तो पादप जगत को हम 5 हिस्सों में बांट रहे थे। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, और आवृत बीजी। टोटल 5। इन 5 को जब आप देख रहे हैं तो इनमें से बीजी बात हो रही है, बीज की बात हो रही है इन दोनों के अंदर, यस और नो। ये दोनों क्या हैं, बीजीय पादप हैं। ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पिछले चैप्टर में आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं इनके बारे में। बीजीय पादप मतलब यहाँ पे बीज बन रहा है, लेकिन आपको पिछले अध्याय में मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है ना। वैसे तो मैं बंद कर रहा था, बट कनेक्शन के लिए जरूरी है। पिछले अध्याय में कि बीज कहां से बनेगा, तो हमने बात की थी कि मादा जननांग जो है, मादा जननांग के अंदर पाया जाता है बीजांड, यस और नो। क्या है ये, बीजांड पाया जाता है। और प्रजनन के पश्चात ये जो बीजांड है यही परिवर्तित होकर बीज बनाता है। बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज के अंदर, यस और नो। और ये जो अंडाशय है, ये जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय, ये अंडाशय की जो रचना है ये परिवर्तित हो जाती है फल के अंदर। ये पूरा का पूरा फल बन जाता है। यानी अगर अंडाशय है तो जो बीज बनेगा वो फल के अंदर बनेगा, यस और नो। जो बीज बनेगा, समझो ना बच्चे, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे अंडाशय है, तो अगर अंडाशय है यहाँ पे बन रहा, तो अंडाशय ने फल में परिवर्तन कर लिया, तभी तो जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित होगा, मतलब इसके अंदर होगा। जब हम बीजी पादपों की बात करते हैं तो बीज तो बनता है अनावृत बीजी में भी, लेकिन यहाँ पे अनावृत बीजी पादपों में यहाँ पे अंडाशय नहीं होता, इसलिए इनके अंदर फल नहीं बनते, और इसीलिए इनके जो बीज होते हैं वो बीज कैसे होते हैं, अनावृत बीज, मतलब नग्न बीज। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, नग्न बीजी पादप। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नग्न बीजी। अंडाशय है, अंडाशय नहीं है इसलिए फल नहीं बना, बीजांड है बीज बना। समझ में आ रहा है, बीजी मतलब बीज बना, बीजांड है अंडाशय नहीं। यहां पे प्रॉपर बन रही हैं सारी चीजें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आवृत बीजी पादपों की अगर बात करूं तो यहां पे एक पूर्ण पुष्प बनता है।
पूर्ण पुष्प मतलब इसके अंदर सभी संरचनाएं हैं, इसलिए यहाँ पे पूर्ण पुष्प बनने की वजह से यहाँ पे अंडाशय भी बनेगा। अंडाशय है तो यहाँ पे फल भी बनेगा, और जब फल बनेगा तो इसका जो बीजांड है वो बीजांड बीज के अंदर होगा, इसीलिए यहाँ पे ये कैसा है, इसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्त बीजी तो बोलते ही हैं। इसे पूर्ण पुष्प बनने की वजह से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्त बीजी को ही पुष्पीय पादप। तो समझिएगा, जब आप बात कर रहे हैं पुष्पीय पादप की, यानी आप बात कर रहे हैं आवृत्त बीजी की, एंजियोस्पर्म की, जहां पे बीज फल के अंदर होगा, तो ये उच्च पादप है। हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, उच्च पादप। यहाँ पे बीज बनता है, यहाँ पे तो सरल पादप है, यहाँ पे तो बीज की बात भी नहीं होती। यस और नो, बीज बनने की बात बस वहाँ पे है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, जो प्रजनन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली पढ़ रहे हैं उच्च पादपों के अंदर। हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, इस आवृत्त बीजी के अंदर पढ़ रहे हैं। और आवृत्त बीजी कैसा है, हमने पढ़ लिया। आवृत्त बीजी कैसा है, ये पुष्पीय पादप है, इसके अंदर फूल लगेंगे। यस और नो, कैसा है ये, पुष्पीय पादप। तो फूल हमने पढ़ना शुरू किया कि जननांग कहाँ बनेंगे, पुष्प के अंदर। पुष्प के अंदर जननांग कैसे बनेंगे, कितने समय के बाद बनेंगे, क्या क्या संरचनाएं बनती हैं, कैसे तने का रूपांतरण होता है, ये सारा काम हमने सिखा दिया। उसके अंदर पुष्पांग कौन कौन से बनते हैं, जिनमें से कौन से जननांग हैं, ये भी सीख लिया हम लोगों ने। 4 जननांग बनाए थे हम लोगों ने, सॉरी 2, यहाँ पे 2 जननांग हो गए। ये दोनों जनन में कोई सहायता नहीं कर रहे, बाह्य दल और दल जनन में कोई सहायता नहीं कर रहे, इसलिए इन्हें जननांग ना बोल के इन्हें हम बोलते हैं ये भी हैं, तो ये भी पुष्पांगी। हाँ, प्रजनन में कोई इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं सहायक दल। या सहायक दल या पुष्पांग, ये सहायक दल या पुष्पांग कहलाते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स सहायक दल या पुष्पांग कहलाते हैं। जननांग हो गए ये। और इस तरीके से आपके पहला लेक्चर, जिसमें इंट्रोडक्शन के साथ साथ जननांग की संरचना कैसे बनी, ये पूर्ण होता है। हम लोग मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय में, जहाँ पे हम बेसिकली पढ़ रहे होंगे कि कैसे एक पराग कोश के अंदर पराग कण का निर्माण होता है। क्लियर बच्चों? चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन।